कोई कहना जो वेट करने का था ना, ये उसके लिए है। बुला लो, यहाँ बुला लो। आप क्या लिखोगे? मैं हस्बैंड हूँ। अच्छा, आप ही चले गए थे वहाँ पे, घर पे भी? हाँ। तो आप रुक जाते हैं ना, इनकी एंजियोग्राफी हुई थी तो उसका डिसीजन के लिए तो आपको रुक जाना चाहिए था। ये तो डिसीजन डिसीजन लेके गए थे। नहीं, एंजियोग्राफी के आगे की डिसीजन के लिए आगे की बात नहीं हुई थी। अच्छे डॉक्टर साहब, ऐसा ये लोग अभी वैसे फ्लाइट करके आ गए और एयरपोर्ट से हमने स्ट्रेट अवे रश किया यहाँ पे, तो ही वाज आल्सो अ लिटिल नहीं, पर उसमें हुआ क्या ना कि ये तो अंदर रुक नहीं पा रही थी, ये डिसीजन ले नहीं पा रही थी आपकी डॉटर इन लॉ और उनके फादर, तो अंदर तो नहीं रख सकते ना पेशेंट को। मुझे ऐसा लगा कि संभा के नहीं करा गया। एक्चुअली वो हम तो जाने के पहले, डेढ़ समय के पहले हम कह के गए थे कि आप एंजियोग्राफी करिए। एंजियोग्राफी तो कर लिया सर, अभी एंजियोग्राफी तो सर कर लिया। एंजियोग्राफी का ही आपने कंसेंट दिया था ना, स्टेंटिंग का तो नहीं दिया था ना। नहीं, तो एंजियोग्राफी के आगे जो स्टेंटिंग करना होता है तो उसके लिए कंसेंट चाहिए होता है। चलिए ठीक है, तो अभी करना क्या है? अभी देखिए, ये इनकी एंजियोग्राफी है, तो ये इनकी राइट साइड की आर्टरी है, ठीक है, ये बिल्कुल फ्लो कर रही है अच्छे से। प्रॉब्लम है इनकी लेफ्ट साइड की आर्टरीज में, तो लेफ्ट साइड की आर्टरीज में एक आर्टरी तो ठीक से फ्लो कर रही है, एक बंद है इनकी बिल्कुल, ठीक है। इनको आप तो वहीं थे यूएस में इनके साथ? हाँ। तो कब से पेन है इनको? 2-3 दिन नहीं, एक बार भाई साहब, मैं ना इमरजेंसी में हूँ, अभी नहीं बात कर पाऊंगा। हाँ, सीरियस है, तो तभी काट रहा हूँ। हाँ, ठीक है। ये एक बार टहलने के लिए निकले थे हम लोग। हाँ, उस समय हुआ। और कब की बात है सर? ये करीब 1 सप्ताह पहले की बात है। 1 सप्ताह पहले? अच्छा। तो उसके बाद इमीडिएट फिर पानी में अगर थी, थोड़ा सा रुक गई, फिर तो फिर वहाँ दिखाया आपने डॉक्टर को किसी को? नहीं, इस कंसर्न में नहीं दिखाया था। उसके पहले 1 महीना पहले हमने दिखाया था, किडनी का कुछ प्रॉब्लम वहाँ को बताया था उसने। वो साइड में कहीं पर दर्द हो रही थी, तो एक टेस्ट हुआ KFT वगैरह और सबका। KFT खराब आया था इनका? हाँ, वो मैं रिपोर्ट आपको बता सकता हूँ। हालांकि जो रेंज है उस रेंज के हिसाब से ठीक है, लेकिन वो जो कैलकुलेशन होता है वो हम नहीं किए, उसको करके। तो ये 1 सप्ताह पहले, 1 महीना पहले दिखाया था? हाँ। अच्छा, और 1 सप्ताह पहले फिर इनको छाती में दर्द हुआ था? हाँ। तब फिर नहीं दिखाया जी? तो उसमें तो फिर ठीक हो गया। ठीक हो गया। फिर एक बार और हुआ था। वो कब हुआ था? घर में ही। कब की बात? वो 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। आप वहाँ वैसे घूमने गए थे या किसी के पास गए थे? अपने लड़के के पास गए। अच्छा, तो फिर वो उसमें भी वो फिर कम हो गया। जलन थी, उसमें जलन थी, तो जलन फिर कम हो जाती थी। तो हम लोगों का प्लान था ही इंडिया आने का। तो जब आने के दिन जब एयरपोर्ट पहुंचे हैं, उस दिन इनका जो है उसके बाद से कम नहीं हुआ, उसके बाद से छुटा भी नहीं। कल। तो फिर आपने वो कैंसिल नहीं की फ्लाइट? मतलब कि फ्लाइट में ये पता नहीं चला कि वो ट्रैकिंग है। अच्छा। क्योंकि जलन है, जलन से हम लोग नहीं डायग्नोसिस कर पाए। वो दाएं तरफ पेन बताती थी, लेफ्ट साइड पेन बताती तो समझ में भी आता थोड़ा, लेकिन वो पेन दाएं साइड में बता रही थी। तो मतलब मैं अगर उस तरह से देखूं तो मतलब इस चीज को करीब 24 से 37 घंटे हो चुके हैं। हाँ, ज्यादा ही हो गए होंगे। 24 घंटे नहीं, इस चीज को 24 घंटे से कम 24 घंटे से कम हुआ है। जो ब्लॉकेज जो होता था, कहीं भी उनको प्रॉब्लम होती थी ऑक्सीजन मिलने की कमी की वजह से, उनको थोड़ा सा पेन वगैरह होता होगा, लेकिन फिर वो शुगर नहीं है। शुगर अभी ट्रीटमेंट नहीं हुआ, डायग्नोसिस नहीं हुआ है। वो कभी जो हम लोग मुझे है, मैं जो अपना चेक करता हूँ तो उनको भी उनका भी चेक कर लेता हूँ। इनका हार्ट का चेकअप लास्ट कब हुआ था? हार्ट का चेकअप अभी अक्टूबर में हुआ है। ECG वगैरह हुआ। इको भी हुआ था? इको भी हुआ। कहाँ पे? मेदांता का जो एक्सटेंशन है वहाँ पे, साइबर सिटी में वहाँ पे। आप कहाँ रहते हैं? हमारे 52 में है। 56 सेक्टर में। पास नहीं। तो वहाँ से कराया था?
चूंकि मेदांता से में पहले हम ट्रीटमेंट कराए हुए हैं और वो भी कराई हुई है, इसलिए वो ऑफर एक आया था तो उन्होंने उसको करवा लिया। तो अब ये सिचुएशन है क्योंकि अभी थोड़ा सा पुराना हो गया ना अटैक, तो इनकी हार्ट पे भी असर पड़ा है उसका, तो हार्ट की पंपिंग इनकी सिर्फ 35% रह गई है जो हमने अब इको करके देखा है, ठीक है, क्योंकि एक मेजर आर्टरी बंद है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वो बहुत अच्छा, इनको वॉमिटिंग्स भी आई थी उस फ्लाइट में तो अच्छा 2 बार फ्लाइट में, एक बार उतरने उतरी नीचे, उन सारी चीजों से ना ये बहुत अनकंफर्टेबल हो गई है, तो ये अंदर लेट भी नहीं पा रही थी। हालांकि हमने एनेस्थेटिस्ट को बुलाया हुआ था, तो एंजियो तो हमने किया है किसी तरह, तो इसीलिए वो डिसीजन जल्दी नहीं हो पाया, तो हमने इनको बाहर शिफ्ट किया है। तो अब क्या है कि इनको अगर हम करते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि इनको कुछ सिडेशन देना पड़े, क्योंकि लेट ही नहीं रही है। आप अंदर देखा होगा ना, तो काफी वो शाउट भी कर रही है, तो अगर सिडेशन देते हैं तो उसमें ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वेंटिलेटर पे जाना पड़े, क्योंकि अगर अब एकदम से हार्ट की पंपिंग तो कम हो गई है, पहले नॉर्मल थी अक्टूबर में, तो अब क्या है कि वो बहुत बीपी भी इनका बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत घबराई और परेशान सी है क्योंकि फ्लाइट से आई हैं, तो आप भी जैसे थोड़े दिक्कत में थे, तो उस वजह से तो ये थोड़ा सा हाई रिस्क एंजियोप्लास्टी है। ये एक नॉर्मल होता है एंजियोप्लास्टी जिसमें रिस्क बहुत कम होता है, जैसे अटैक हुआ आप तुरंत ले आए तो उसमें सारे काम बड़े आसान होते हैं, तो ये हाई रिस्क एंजियोप्लास्टी है, ठीक है। तो उसमें वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ सकता है। एक आईएबीपी होता है, जब कई बार बीपी फॉल करता है तो उसको बैलून को डालते हैं ताकि वो सपोर्ट करे हार्ट को, तो ये सब चीजें हमें करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन के लिए आपको कंसेंट देना है। थोड़ा सा डिले तो हमने कर दिया है क्योंकि वो पहले ले नहीं पाई डिसीजन, अंदर सब सही रेडी था, इनको बाहर शिफ्ट करना पड़ा, बट आप अब जैसा बताएं। और अदर ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये होता है ऐसे में कि भी पुराना हो गया है और हम ब्लड थिनर और दवाइयों पे रखें इनको, रिस्क दोनों में है, ब्लड थिनर और दवाइयों में रखने में ज्यादा है। एंजियोप्लास्टी में ड्यूरिंग प्रोसीजर तो रिस्क है, लेकिन अगर वो ठीक से हो जाती है तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो हार्ट अटैक में देखिए रिस्क तो रहता ही है, और अनट्रीटेड हार्ट अटैक हो गया 24 घंटे से अनट्रीटेड है ये, और 7 दिन पहले जो पेन था वो भी हो सकता है हार्ट का रहा हो, ये तो कह नहीं सकते क्योंकि अपन ने कोई जांच तो कराई नहीं। तो ये अनट्रीटेड हार्ट अटैक है इस चीज में। ठीक है, तो जो अर्जेंट में जो कर सकते हैं ब्लड टेस्ट कर दिया। तो मतलब ये सारी प्रॉब्लम जो परेशानी इसको आप समझ रहे हैं ना, यू अंडरस्टैंड द रिस्क इज इन्वॉल्व्ड, है ना। अगर तो देखिए आईएबीपी वेंटिलेटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है तो इसमें कॉस्ट जो है वो करीब 2.5 to 3 लाख आएगा, है ना। ये उस केस में है कि एवरीथिंग गोज वेल एंड एवरीथिंग इज कंफर्टेबली डन। अगर कोई ऐसी जरूरत आती है, कुछ करना होता है, तो वो उसका एडिशनल खर्चा होगा, वो हम बता देंगे। आईबीपी का जैसे 50 से 70 हजार होता है, वेंटिलेटर जब लग जाता है और लंबा रहना पड़ता है तो और हो जाता है। आप एक बार उनसे मिल भी लें अच्छे से और उनको थोड़ा सा शांत भी कर दें। देखिए क्या है कि वो भी अंदर कह रही है कि मुझे मार दो, अब एक्चुअली उससे हमें पता नहीं चलता है ना कि भाई वो कितना परेशानी में है। हम ऐसा ना हो कि हम उनको भी आप समझाइए कि ऐसा ना हो कि उस चक्कर में उनको बहुत सुलाने की दवा ज्यादा दे दी जाए कि वो तो परेशान है, और फिर वो शी शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि भाई दिस हैज टू बी डन, एंड थोड़ा सा शांत रहेंगी तो बेटर रहेगा सबके लिए, क्योंकि अंदर तो बिल्कुल ही मतलब होश में होता है एनेस्थेसिस। देखिए नॉर्मली लोकल एनेस्थीसिया में होता है, जैसे एंजियोग्राफी हुआ तो उनको बेहोश नहीं किया, एंजियोप्लास्टी की स्टेंटिंग भी ऐसे ही होता है। और अगर फुल एनेस्थेसिया करते हैं तो फुल एनेस्थीसिया करते हैं तो देखो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आप किसी को पूरा एनेस्थीसिया देते हो, पूरा बेहोश करते हो, तो उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है ना। वेंटिलेटर पे डालने से फिर निकालना भी होता है उसके बाद। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम एनेस्थेटिस्ट को स्टैंड बाय रखते हैं कि जरूरत पड़े तो हम इनको पूरा बेहोश कर दें, ठीक है। लेकिन उनकी कंडीशन हमें ऐसी लग नहीं रही कि ये होश में करा पाएंगे। प्रॉब्लम ये है हमें, जो हम आपसे बार बार इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि होश में करा पाए ऐसा लग नहीं रहा है। ठीक है, मैं बात करता हूं। हाँ, तो एक बार ना आप उनसे बात करके फिर अपना फाइनल कंसेंट आपके साथ व्हाटएवर यू थिंक इज बेस्ट वो आप करेंगे इसमें कंसल्ट। देखिए मैं तो देखिए ऐसा है ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली तो एवरीबॉडी विल बी वाइज, अगर ठीक रह गया तो सब कहेंगे ऐसा ही करना था, नहीं तो कहते जी उस टाइम नहीं करना था। तो अब ये मैं तो आपको दोनों तरफ के ऑप्शंस, रिस्क बेनिफिट समझा सकता हूँ, वो मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना। उसमें पेशेंट की कोऑपरेशन की जरूरत है, नहीं तो अननेसेसरी उनको वेंटिलेटर वगैरह पे डालना पड़ेगा जिसका हम नहीं समझते कि कोई जरूरत है। और 24 घंटे एक्चुअली अटैक को बीत चुके हैं, ये भी हमें चीज ध्यान में रखनी है। मतलब ठीक है, उसको क्योंकि रिकवरी अब कितनी होगी हार्ट में वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि डैमेज हो जाती है चीज, जब ब्लॉक रहता है ना तो डैमेज हो जाती है चीज।
वो फिर हार्ट मसल वापस आता है नहीं आता है, वो एक बड़ा एज द टाइम पासिस बाय इट बिकम्स रिस्कियर। अलग से कोई आर्टरी होता है जो ब्लॉक नॉर्मली ब्लॉक रहता है, ब्लॉकेज के बाद वो खुलता है, उसको कोलेट्रल कहते हैं। देखिए कोई भी हमारे शरीर में सबके कोलेट्रल्स होते हैं, अगर कोई आर्टरी बंद रहती है तो धीरे धीरे कोलेट्रल्स खुल जाते हैं। ये शायद आपने किसी मेडिकल पर्सनल से डिस्कस किया होगा, अभी क्या है ये हम जब काम करते थे तो वेदांता के डॉक्टर आते थे, ये सब बताते थे। तो कोलेट्रल्स खुल जाते हैं, लेकिन वो है कि एक्यूट इवेंट में, इनिशियल एक्यूट इवेंट में रिस्क रहता है। अगर वो उसको टॉलरेट कर ले तो फिर धीरे धीरे कोलेट्रल्स खुल जाते हैं, बट जो हार्ट डैमेज हो जाता है वो वापस नहीं आता, वो वापस नहीं आता है। आप कहाँ काम करते थे पहले? जय भारत मल्टी वाले में। अभी रिटायर्ड है। थोड़ा सा हमसे ना, मैं समझता हूँ कि मिस्टेक हुई है वहां पे, हमने ना इनके सिम्टम्स को इवेल्युएट नहीं करवाया। फ्लाइट तो आपको बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए था, वॉमिटिंग्स हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है। अच्छा फिर किडनी का भी इनका जो आप बता रहे हो, जो हम डाई डालते हैं, हाँ, जो हम डाई डालते हैं उससे किडनी का, उसमें ना किडनी पे भी असर आता है। तो अभी यहाँ की रिपोर्ट हमारी आई नहीं है, तो किडनी पे भी इसका असर आ सकता है। मेरे ख्याल से किडनी ठीक है, नहीं ठीक होने के बाद भी आ सकता है। एंजियोग्राफी में जो डाई इस्तेमाल होती है वो, एंजियोग्राफी में जो डाई इस्तेमाल होती है ना, वो किडनी पे असर डालती है। ठीक है, हाँ, जैसे EGFR इनकी काफी कम आ रहा है। EGFR जो कैलकुलेशन आप कह रहे थे ना, वो इनका डेफिनेटली काफी कम आ रहा है। तो इसकी वजह से किडनी में इनके असर तो है। अब आगे वो किडनी कैसे बिहेव करेगी हम कह नहीं सकते। ठीक है, तो डाई का भी एक रिस्क होता है। तो मैं आपको सारे रिस्क समझा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ना डिलेड और अनट्रीटेड हार्ट अटैक हो गया है। तो आप डिसीजन ले लीजिए, अब तो बाहर हैं, आप अपना जैसे करके फाइनल बताइए। डिसीजन तो हमें आपके भी कॉन्फिडेंस पे लेना है। देखिए मैं तो आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें, आप सारा चीज तो बता रहे हैं, लेकिन एक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी, अगर मान लीजिए हमें ऐसा ना हो कि हम बाद में हमें ये लगे कि हम सही जगह हैं या नहीं है। आप चाहें तो इनको शिफ्ट करा सकते हैं दूसरी जगह, आपको अगर लगा कि ऐसा ये तो बहुत सिंपल है ये चीज। तो अगर हम तो इस हॉस्पिटल से बहुत ज्यादा नोन नहीं है, तो हमको आपके कॉन्फिडेंस आप तो दिस इज ए हाई रिस्क एंजियोप्लास्टी, वी डू सच केसेस रूटीनली, बट दिस इज ए हाई रिस्क एंजियोप्लास्टी। अगर किसी और एक्सपर्ट की जरूरत हो तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। देखिए फिलहाल तो हम एनेस्थेटिस्ट को बुला के ही रखेंगे, एनेस्थेटिस्ट के बिना तो हम इसमें जाएंगे ही नहीं अंदर। एनेस्थेटिस्ट पहले से आए थे, हाँ एनेस्थेटिस्ट भी आए थे। तो ये आप सब चीजें समझ के ना, आपको यहाँ का कॉन्फिडेंस, डॉक्टर का, हॉस्पिटल का, ये आप सारी चीज समझ के फाइनल हम तो लेमैन है, हम तो आपके फेथ करेंगे ना। अब इस स्टेज में हम तो आपको बहुत, मैंने आपको जी सारी चीजें बता दी हैं। ये अनट्रीटेड डिलेड इग्नोर्ड हार्ट अटैक है, ठीक है ना, जिसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। ठीक है ना, जो पेशेंट का बिहेवियर है उसके हिसाब से उनको बेहोश भी करना पड़ सकता है, वेंटिलेटर पे भी लेना पड़ सकता है, लाइफ का भी सारे में रिस्क रहता है, और जो बिना कराए भी है और कराने में भी है। मैंने आपको दोनों चीजें, दोनों ऑप्शन दिए हैं। तो यू टेक ए कॉल। ठीक है, तो इसको जल्दी फास्ट किया जाए। तो आप बात कर लीजिए, आप डिसाइड करिए, अभी ले लेते हैं।